मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मुख्य परीक्षा लेने के पीछे आरपीएससी की मंशा क्या है। लोक सेवा आयोग वास्तव में इस मुख्य परीक्षा के माध्यम से एक अच्छे लोक सेवक के कौन से गुणों की पहचान अभ्यर्थी में करना चाहता है। आपको निम्नलिखित पैराग्राफ में अंकित प्रत्येक बात को ध्यान से पढ़कर आत्मसात करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनके सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनके उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रारंभिक विषयों के बारे में उम्मीदवारों की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इस पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक और सारभूत उत्तर दें। उक्त वक्तव्य मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम है। यदि इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द पर ध्यान देकर समझा जाए तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना सरल हो जाएगा तथा यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या व कितना पढ़ना है। उक्त वक्तव्य के महत्वपूर्ण शब्द यह हैं: नंबर 1 समग्र बौद्धिक गुण, नंबर 2 गहन ज्ञान, नंबर 3 मात्र सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन नहीं, नंबर 4 प्रश्न ऐसे जिनके उत्तर बिना किसी विशेष अध्ययन के एक सुशिक्षित व्यक्ति दे सके, नंबर 5 सामान्य जानकारी का परीक्षण, नंबर 6 सिविल सेवा के करियर से संबंधित प्रश्न, नंबर 7 प्रारंभिक विषयों के बारे में आधारभूत समझ, नंबर 8 परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इस पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण। सभी परीक्षार्थियों को उक्त वाक्यों को पूर्णतः अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। यहाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, प्रारंभिक विषयों की आधारभूत समझ। यह बात राजस्थान कैडर के आईएएस एवं 2013 के आईएएस परीक्षा के टॉपर गौरव अग्रवाल ने भी कई मंचों से कही है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने में विषय के बेसिक्स की अच्छी जानकारी, अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बेसिक्स की समझ, बेसिक्स का मतलब है कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़े गए सभी विषयों की अच्छी समझ। इन्हीं विषयों की ठीक ठीक समझ को आधारभूत समझ कहा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समझ क्या है। ज्ञान का अर्थ दिमाग में सूचनाओं के भंडार को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान बेसिक्स की समझ से आता है। सिविल सेवाओं में सफल होने के लिए आपके पास सूचना का भंडार ही नहीं, बल्कि ज्ञान की पूंजी भी होनी चाहिए। ये ज्ञान व समझ आपके किसी विषय, वस्तु, परिस्थिति व मुद्दे के बारे में अपने स्वयं का दृष्टिकोण बनाने के लिए आवश्यक है। यही दृष्टिकोण आपके विचारों को मौलिकता प्रदान करता है। यानी यह सेवा किसी नकलची की तलाश में नहीं है, बल्कि ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में रहती है जो दूसरों की नकल करने की बजाय अपना स्वयं का दृष्टिकोण रखते हैं तब उपलब्ध स्थिति या परिस्थिति में अपनी सृजनशीलता से आगे बढ़े। इसे यूं भी कह सकते हैं कि यदि आप अपने पढ़े गए विषय को अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर अप्लाई कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपको उस विषय की बेसिक जानकारी है। चलिए मैं आपको बेसिक्स की समझ की एक कसौटी बताता हूं। आप इस कसौटी का प्रयोग करके ये जांच सकते हैं कि आपके पास उस विषय की बेसिक समझ है या नहीं। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था जो सूचनाओं के भंडार से नहीं बल्कि विषय की बेसिक समझ से ही सही किया जा सकता है। प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बी, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली में है। नंबर सी, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। डी, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। विकल्प 1 ए, बी और सी सही है। विकल्प 2 बी, सी
और डी सही है। विकल्प 3 केवल सी और डी सही है। विकल्प 4 केवल ए और डी सही है। यहाँ चुनौती यह है कि इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर आपको भूगोल की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको तलाशना होगा। वैसे तो यह प्रश्न काफी कठिन लगता है, उलझन भरा है, परंतु यदि आपको राजस्थान की भूगोल की बेसिक्स मालूम है तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों को केवल एक बार पढ़ने के बाद ही आप बड़ी आसानी से सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इस प्रश्न का बेसिक है अरावली पर्वतमाला के चरित्र को जानना, क्योंकि सारे कथन अरावली से संबंध में हैं। परंतु कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये तभी चिन्हित कर सकते हैं जब आपको अरावली के चरित्र की संपूर्ण जानकारी हो। यानी अरावली की स्थिति कैसी है, ऊंचाई क्या है, नदियां कौन कौन सी व किस किस दिशा से में निकलती है, वर्षा वितरण का प्रारूप इसके दोनों ओर कैसा है, तथा इसके प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, राजस्थान में नदियां कौन कौन सी हैं तथा उद्गम कहाँ कहाँ है। इसका सही उत्तर विकल्प 4 केवल ए और डी सही है। पूर्व की मुख्य परीक्षाओं का विश्लेषण। आरएस परीक्षा के 3 चरणों में से दूसरे चरण की यह मुख्य परीक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिन मार्क्स के आधार पर मेरिट सूची बनती है उनमें से 800 मार्क्स 88.88% मुख्य परीक्षा के ही होते हैं। आरएएस मेरिट 900 मार्क्स में से प्राप्त अंकों से बनती है। इसमें 100 नंबर साक्षात्कार के होते हैं। इस तरह मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार को मिलाकर कुल 900 मार्क्स में से प्राप्तांक आपकी मेरिट को निर्धारित करते हैं। अतः इससे साबित है कि मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाए बिना आरएस में चयन संभव नहीं है। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक की इस सेवा में चयन हेतु निर्णायक भूमिका होती है। जैसा कि मैं पहले बताया हूं, प्रारंभिक परीक्षा एक छटनी परीक्षा है जिसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। आपका चयन होगा या नहीं, और अगर चयन होगा तो रैंक क्या आएगी, इन सब का निर्धारण मुख्य परीक्षा के मार्क्स ही करते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रीलिम्स व इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा कतई नहीं करें कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, वह मुख्य परीक्षा पास करने के पश्चात साक्षात्कार की तैयारी करेंगे। आप जिस दिन से यह तय कर लेते हैं कि आपको आरएस/आईएएस बनना है, उसी दिन से आपको अपनी तैयारी का स्वरूप व नोट्स बनाने का कार्य इस तरह प्लान करना चाहिए कि तीनों चरणों की परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ चलती रहे। इन परीक्षाओं में अपेक्षित सफलता का यही स्वर्णिम सिद्धांत है। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य परीक्षार्थी में केवल यह देखना नहीं है कि उसे कितनी बातें मालूम है और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, बल्कि मुख्य उद्देश्य उसकी संपूर्ण विद्वता एवं उसकी समझ की गहराई का मूल्यांकन करना है। मुख्य परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का एवं 3 घंटे की अवधि का होता है। प्रथम 3 प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के होते हैं एवं चौथा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का होता है। पूर्व की मुख्य परीक्षाओं के कट ऑफ मार्क्स नॉन टीएसपी के निम्नानुसार है। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों में सामान्य महिला के जो कट ऑफ मार्क्स मुख्य परीक्षा में 2013 में रहे थे वो 350 रहे थे, 2016 की परीक्षा में 327 और 2018 की परीक्षा में 344 रहे थे। इसी तरह सामान्य श्रेणी की वीडियो कैटेगरी में कट ऑफ 231 2013 में रही थी, 217 2016 में रही थी। सामान्य श्रेणी की डिवोर्सी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो 2013 की परीक्षा में कट ऑफ रही थी वो 334 मार्क्स थे, 2016 में 327 और 2018 में 344 थे। एससी कैटेगरी के सामान्य पुरुष के कट ऑफ मार्क्स 2013 में 321 और 2018 में 310.25 थे। एससी कैटेगरी की महिला के लिए कट ऑफ 2013 में 310 थे, 2016 में 288 और 2018 में 310.25 थे। इसी तरह एससी कैटेगरी की विधवा महिला की कट ऑफ मार्क्स 2013 में 182, 2016 में 200 और 2018 में 189.50 थी। और डिवोर्स कैटेगरी में एससी में 2016 की परीक्षा में जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 271 थे। एसटी श्रेणी में सामान्य पुरुषों की जो कट ऑफ रही थी 2013 में वो 339 नंबर थे,
2016 में 309 और 2018 में 327.25 थे। एसटी कैटेगरी में ही महिला वर्ग का जो कट ऑफ था 2013 में 325 था, 2016 में 296 था और 2018 में 327.25 था। एसटी कैटेगरी की विडो महिलाओं के लिए जो कट ऑफ था 2013 में 198 मार्क्स था, 2016 में 199 और 2018 में 182 था। ओबीसी कैटेगरी में सामान्य पुरुषों के 2013 में कट ऑफ मार्क्स थे 381, 2016 में 327 और 2018 में 344 थे। ओबीसी की महिलाओं की कट ऑफ 2013 में 351 थी, 2016 में 327 थी और 2018 में 344 थी। ओबीसी की विडो कैटेगरी की कट ऑफ 2013 में 262 थी, 2016 में 217 थी और 2018 में 226.75 थी। 2016 में ओबीसी की डिवोर्स कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 303 नंबर थी। एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो सामान्य और महिला की कट ऑफ थी वो 2013 में 364 मार्क्स थी और 2018 में 343.75 मार्क्स थी। इसी तरह एमबीसी की विडो कैटेगरी की 2018 में कट ऑफ 127.25 थी। पूर्व की मुख्य परीक्षाओं के कट ऑफ मार्क्स टीएसपी में इस टेबल में दिए अनुसार रहे थे। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के कट ऑफ मार्क्स के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के सामान्य व महिला कैटेगरी में 43% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2016 में सामान्य व ओबीसी श्रेणी की सामान्य व महिला कैटेगरी की कट ऑफ 40.87% रही थी। यह कट ऑफ अधिकतम थी। शेष श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स अंकों में परीक्षा 2016 और 18 में कम रही थी। मुख्य परीक्षा 2013 में सबसे अधिक कट ऑफ ओबीसी सामान्य श्रेणी की 47.62% थी। शेष सभी श्रेणियों की कट ऑफ इससे कम रही थी। वर्ष 2013, 16 व 18 की मुख्य परीक्षाओं के अधिकतम कट ऑफ मार्क्स से ये स्पष्ट होता है कि मुख्य परीक्षा में ओबीसी व सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 50% अंक मुख्य परीक्षा में लाने पर इस परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। अन्य श्रेणियों में भी अभ्यर्थी श्रेणीवार मुख्य परीक्षा में पास हेतु अपेक्षित मार्क्स का अनुमान लगा सकते हैं। चयन सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ मार्क्स से 5 से 10% अधिक मार्क्स लाने का लक्ष्य होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात, सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान। प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के पेपर्स में सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अत्यंत ध्यान देने योग्य बात है। यानी आरएस परीक्षा में जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपकी सामान्य जानकारी की परीक्षा ली जाती है। आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कई अभ्यर्थी इस तथ्य को नहीं समझ पाते तथा प्रत्येक विषय की अत्यंत गहराई तक चले जाते हैं, जो न तो अपेक्षित है न ही आवश्यक। पाठ्यक्रम के टॉपिक्स के संबंध में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। केवल इसी की परीक्षा ली जाती है कि जिन विषयों की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए वह जानकारी सही है या नहीं। जैसे कृषि विज्ञान विषय सिलेबस में है, इसमें आपको यह विशेष जानकारी नहीं पूछी जाएगी कि मसूर की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। उद्यान विज्ञान से संबंधित ऐसे विशेष प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे कि सेब की खेती में कीट नियंत्रण कैसे किया जाता है। आपको कृषि विज्ञान की इस विशेष जानकारी के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा कि फसलों में निमेटोड से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यह नहीं पूछा जाएगा कि रॉकेट का निर्माण कैसे होता है। यह विशेष जानकारी में आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यह भी नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे विकसित किया जाता है। भूगोल विषय में विशेष जानकारी संबंधी यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि बाड़मेर जैसलमेर में गैस दोहन की विधि का विस्तार से वर्णन करो या कोयला खनन की प्रक्रिया को समझाएं। अर्थशास्त्र में यह नहीं पूछा जाएगा कि एसबीआई में श्रम विभाजन पर लेख लिखें। उद्योगों के संबंध में यह भी नहीं पूछा जाएगा कि लौह व इस्पात उद्योग के क्रियाकलापों को विस्तार से समझाइए। उक्त प्रकार के प्रश्न विशेष जानकारी या ज्ञान के प्रश्न हैं। आरएएस परीक्षा में अभ्यर्थी को विषयों की ऐसी विशेष जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जाती। सिलेबस में वर्णित विषयों की ऐसी जानकारी जो एक साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति को होना अपेक्षित है, वही जानकारी
आरएस बनने के इच्छुक अभ्यर्थी को कम से कम होनी चाहिए। आरएस मुख्य परीक्षा 2018 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से इस बात को समझते हैं। कुछ प्रश्न दृष्टांत के तौर पर प्रस्तुत हैं। नंबर 1, राजनीतिक तटस्थता सुशासन निश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। यदि लोक सेवक राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं होंगे तो यह भेदभाव होगा। यह एक सामान्य जानकारी है। नंबर 2, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है? इस प्रश्न में हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना नहीं पूछी क्योंकि वह विशेष ज्ञान से संबंधित होता। नंबर 3, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। यह इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि घरों में माइक्रोवेव ओवन प्रयोग होता है। अतः यह एक सामान्य जानकारी है कि माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4, खाद्य परिरक्षण के क्या सिद्धांत हैं? खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को समझाइए। यह सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। हमारे घरों में कई खाद्य पदार्थों को हम कई देशी विधियों से परिरक्षित करके रखते हैं। प्रत्येक घर में कोई न कोई परिरक्षित खाद्य वस्तु भोजन में खाई जाती है। आजकल काफ़ी खाद्य वस्तुएं पैक्ड मिलती हैं जो परिरक्षण के कारण ही लंबे समय तक बिना खराब हुए खाने योग्य रहती हैं। अतः हमें इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यों को सूचीबद्ध कर टिप्पणी करें। यह भी एक सर्वसाधारण के ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं जैसे निःशुल्क दवा योजना, जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है तथा इनकी चर्चा रोजाना के पत्र पत्रिकाओं में होती रहती है। अतः राजस्थान के नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि इनकी जानकारी हो। नंबर 6, राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु कौन सी उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं? राजस्थान में वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा जोर है तथा इस क्षेत्र में काफ़ी पावर प्लांट लगे हैं। सौर ऊर्जा की खबरें अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिलती हैं। ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन की कई गतिविधियों से जुड़ी हुई है। अतः इस बारे में हमें कम से कम सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। आरएएस मुख्य परीक्षा की गणित समझे। आरएएस परीक्षा का पैटर्न बदलने के बाद 4 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा में अधिकतम नंबर 457 थे, जो इस परीक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले क्रमशः अनिल कुमार सिंघल व यदु भारद्वाज के थे। इनके 57.12% मार्क्स मुख्य परीक्षा में थे। आरएस मुख्य परीक्षा 2016 में अधिकतम मार्क्स 425 मार्क्स जो 53.3% गरिमा जिंदल के थे तथा आरएस प्रथम रैंक पाने वाले भवानी सिंह के 423 यानी 52.88% मार्क्स थे। गरिमा जिंदल को साक्षात्कार में केवल 25 अंक मिले, जिसके कारण उनका चयन आरपीएस सेवा में ही हो सका। यह एक अत्यंत असाधारण अपवाद की स्थिति है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। अब आपके समक्ष आरएस परीक्षा 2013, 16 और 18 में आरएस में चयनित समस्त आरएस अधिकारियों के समस्त प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त परीक्षाओं में चयनित समस्त आरएस अधिकारियों के पेपर्स में प्राप्त अंकों व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के विश्लेषण से आरएस परीक्षा के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ लेंगे तथा ये भी जान लेंगे कि पूर्व में चयनित अधिकारियों के कितने कितने अंक हर एक पेपर में आए हैं तथा आपको कितने अंक इस सेवा में चयन हेतु लाने होंगे। सभी चयनित अधिकारियों के पेपर वाइज नंबर पहली बार इस पुस्तक में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आप इच्छुक भी होंगे कि पूर्व में चयनित अधिकारियों को कितने कितने अंक मिले जिससे उनका चयन हुआ। नीचे दी गई दोनों तालिकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन करें। वह अपनी अपनी रणनीति इन अंकों को ध्यान में रखकर बना लें तथा उसके अनुसार पूर्ण तन्मयता से बिना किसी तनाव के तैयारी करें। सफलता आपका इंतजार करती मिलेगी। आरएस परीक्षा 2013 जिसको आरएस बैच 2017 के नाम से जाना जाता है, उसमें समस्त चयनित अभ्यर्थियों के सभी पेपर्स, चारों प्रश्न पत्रों और साक्षात्कार के मार्क्स इस टेबल में दिए गए हैं।
कुल 49 अधिकारियों के नंबर हैं जिनका सिलेक्शन 2013 की परीक्षा में हुआ था। उनके सबके नंबर इस तालिका में हैं। इसके बाद में वर्ष 2016 की परीक्षा में जो आरएस में चयनित हुए उन अधिकारियों के नंबर, जो प्राप्तांक हैं मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में, वो दिए गए हैं। और इसके पश्चात की जो तालिका है उसमें वर्ष 2018 की मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में जो अंक प्राप्त हुए अधिकारियों के और जो आरएस में चयनित हुए हैं उनके मार्क्स तीसरी तालिका में दिए हुए हैं। इन तालिकाओं को आप अच्छी तरह देख लें, इनका अनुशीलन कर लें और प्रत्येक अभ्यर्थी के हर पेपर में किस तरह से मार्क्स आए उनका आप पैटर्न देखें और उसके बाद में आप अपने लिए ये तय करें कि आपको कितने मार्क्स तक लाने हैं और आप कितने मार्क्स लाने पर इन सेवाओं में आ सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को समझें। मुख्य परीक्षा में जो उम्मीदवार बाजी मार लेता है वह काफ़ी सीमा तक अपना चयन सुनिश्चित कर लेता है। यही कारण है कि इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम 3 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के होते हैं तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न 2-2 अंक के, 16 प्रश्न 5-5 अंक के तथा 7 प्रश्न 10-10 अंक के पूछे जाते हैं। 2 अंक वाले प्रश्नों की शब्द सीमा 15 शब्द होती है। 5 अंकों वाले प्रश्नों की शब्द सीमा 50 शब्द होती है तथा 10 अंक वाले प्रश्नों की सीमा 100 शब्द होती है। इस तरह इन दोनों प्रश्न पत्रों के प्रत्येक प्रश्न में 180 मिनट में करीब 1875 शब्द लिखने होते हैं, यानी प्रति मिनट करीब 10 शब्द लिखने होते हैं, जो मुश्किल नहीं है। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न 2-2 अंक के तथा प्रत्येक प्रश्न 15 शब्द सीमा के होते हैं। 14 प्रश्न 5-5 अंक के 50 शब्द सीमा के तथा 10 प्रश्न 10-10 अंक के व 100 शब्द सीमा के होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 180 मिनट में कुल 1925 शब्द लिखने होते हैं, यानी करीब 11 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने होते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र में शब्द सीमा वाले कुछ प्रश्न ही होते हैं। चारों प्रश्न पत्रों के 3-3 पार्ट होते हैं। लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के बारे में ये स्पष्ट किया हुआ है कि इसका मकसद परीक्षार्थी में केवल ये देखना नहीं है कि उसे कितनी बातें मालूम हैं और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, बल्कि मुख्य उद्देश्य उसकी संपूर्ण विद्वता एवं उसकी समझ की गहराई का मूल्यांकन करना है। यह जानना है कि वह किताबी ज्ञान को व्यावहारिक दृष्टि से वास्तविक परिस्थितियों में कैसे लागू करके देखता है। व्याख्यात्मक प्रणाली।
मुख्य परीक्षा के प्रश्न व्याख्यात्मक प्रणाली के होते हैं। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली की तरह उत्तर उपलब्ध नहीं कराए जाते। इस परीक्षा में संपूर्ण उत्तर आपको अपने आप लिखना होता है, यानी जो आपके दिमाग में होगा, जो पढ़ा होगा तथा इससे भी ज़्यादा पढ़े हुए को सोचा विचारा होगा। स्पष्ट है कि यहाँ आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता की भी जांच होगी। आपके लेखन से पता चलेगा कि आप कितना स्पष्ट व प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण, आप पूर्व के आरएस या आईएएस मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिलेबस से नहीं लगते, क्योंकि वे पाठ्यक्रम से सीधे सीधे नहीं पूछे गए। अधिकांश प्रश्न विषयों के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित होते हैं, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको पुस्तकों में हूबहू नहीं मिलेंगे। आपको अपने मस्तिष्क में एकत्रित ज्ञान के भंडार को खंगालना होगा तथा गहन विश्लेषण करके प्रश्न की मंशानुरूप उत्तर तैयार करके लिखना होगा। यानी किस अनाज का आटा लगाकर चपाती बनानी है, यह पता लगाना होगा। प्रश्न के अध्ययन से जब यह ज्ञान हो जाए कि रोटी मक्का की बनानी है, तो उसी अनुरूप मक्का की पिसाई करवाकर रोटी बनाने का तरीका अपनाएं। गेहूं की रोटी बनाने व मक्का की रोटी बनाने में फर्क होता है। यह जो फर्क है वह काफी महत्व रखता है। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए इसी तरह गहन चिंतन कर सही सारगर्भित व सुसंगत उत्तर लिखें। मौलिकता, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है कि अभ्यर्थी के मौलिक विचार दिए गए विषय के संबंध में प्रकट हो सके। किसी भी पुस्तक के विचार उसके लेखक के विचार हैं। पत्र पत्रिकाओं तथा अखबारों में व्यक्त किए गए विचार पत्रकारों के विचार होते हैं। आपके समक्ष मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए ये चुनौती होती है कि विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को ध्यान में रखकर आप अपना मौलिक एवं रचनात्मक विचार निर्मित कर सकें तथा प्रश्न की मांग के अनुरूप प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। शब्द सीमा, मुख्य परीक्षा में वही उत्तर उचित समझा जाएगा जिसमें शब्द सीमा का ध्यान रखा जाए। यदि उत्तर 15 शब्द में देना है तो शब्द सीमा 15 से 17 शब्द तक सीमित रखें। कम शब्द सीमा वाले प्रश्नों का उद्देश्य आपके उस कौशल को जानना है जिसे हम गागर में सागर बढ़ना कहते हैं। यह मैं आपको प्रैक्टिकल दृष्टांतों से आगे बताऊंगा। यदि उत्तर 50 शब्दों की सीमा का है तो अधिकतम 55 शब्द तक उत्तर लिख सकते हैं। निर्धारित सीमा से कम शब्द का प्रयोग ना करें, पूरे शब्द लिखें क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है। प्रश्नों में प्रयुक्त शब्दावली, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे तो कई तरह की शब्दावली प्रश्नों में प्रयोग की जाती है। जैसे इस टेबल में आप देखेंगे कि पहली प्रकार की जो शब्दावली है, जैसे आलोचना, क्रिटिसाइज, किसी भी वस्तु के गुण एवं दोषों पर विचार करना, यानी प्रश्न के दोनों पक्षों को रखना। इसके लिए समीक्षा शब्द भी मिलता है। नंबर 2 शब्दावली समालोचना, क्रिटिकली एनालाइज। आलोचना में गुण दोषों को सतही तौर पर रख देने से काम चल जाता है, परंतु समालोचना में गुण और दोषों को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ता है। यहां गहरी व तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। तीसरी शब्दावली विवेचन ओब्लिक चर्चा, डिस्कस। किसी तथ्य की तर्क वितर्क की भली भांति जांच की जाती है। यह जांच उसके अच्छे बुरे दोनों ही पक्षों की होती है। इसमें बातों को उदाहरणों के द्वारा रखते हैं। यह बातचीत की शैली है, विवेचना की शैली है। चौथी प्रकार की शब्दावली आती है व्याख्या, स्पष्ट करें, इलुसिडेट, एलाबोरेट। किसी जटिल वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करना। इसमें दिए गए तथ्य के पूरे परिदृश्य को इस तरीके से बताना होता है कि पढ़ने वाले के दिमाग में अर्थ स्पष्ट हो जाए। गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करना। पांचवी शब्दावली विवरण ओब्लिक व्याख्या ओब्लिक स्पष्ट करें, इलुसिडेट, इलाबोरेट। विवरण के अंतर्गत किसी बात या कार्य से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख करना पर्याप्त है, जबकि व्याख्या में जटिल वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करना होता है। नंबर 6 टिप्पणी ओब्लिक लेख, कमेंट, नोट। लेख यानी सब कुछ जो लिखने योग्य हो। टिप्पणी यानी किसी को कुछ बताना। वस्तुतः टिप्पणी एक छोटा लेख होता है
जिससे हम किसी अन्य को किसी तथ्य के बारे में विस्तृत तरीके से समझाते हैं। नंबर 7 शब्दावली विश्लेषण एनालिसिस। यह एक प्रकार से रिव्यू करने जैसा है, लेकिन तरीका थोड़ा भिन्न है। विश्लेषण में प्रश्न को कुछ भागों में बांट लेते हैं, फिर सभी भागों का अलग अलग परीक्षण करते हैं। समालोचना में पूरे प्रश्न को एक साथ लेकर चलते हैं। नंबर 8 परीक्षण एग्जामिन। यह किसी कार्य को जांचने या परखने का काम है। किसी व्यक्ति विशेष की ने काम ठीक ढंग से किया या नहीं, इसमें स्वयं को निर्णय लेना पड़ेगा तथा लिए गए निर्णय को तर्क से सिद्ध भी करना पड़ेगा। यह शब्द मौलिकता की मांग करता है। नंबर 9 पुष्टि प्रूव। इसके लिए एक अन्य शब्द भी है सबस्टेंशिएट। किसी बात का समर्थन करना या किसी बात को प्रमाणित करना, यह तथ्यों व तर्कों द्वारा ही कर सकेंगे। नंबर 10 शब्दावली समीक्षा कीजिए, ओब्लिक टिप्पणी कीजिए, ओब्लिक आलोचना कीजिए, ओब्लिक समालोचना कीजिए, ओब्लिक समझाइए, इवैल्यूएट। यह सभी शब्द समीक्षा शब्द के समानांतर हैं तथा लगभग सभी समीक्षा की प्रजाति के हैं। इस शब्द का अर्थ होता है जांच पड़ताल के लिए किसी भी तथ्य को अच्छी तरह से देखना और समझना। स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत भी आप प्रश्न में निहित तथ्य के गुण और दोष दोनों की जांच पड़ताल करेंगे। नंबर 11 शब्दावली है मूल्यांकन इवैल्यूएट। किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, यह बताना कि कोई वस्तु क्यों इतनी मूल्यवान है या उसका क्यों इतना महत्व है। मूल्य आंकने का कार्य उदाहरणों से किया जाना चाहिए और अपने पक्ष में कोई तर्क दिया जाए तो और भी बेहतर होगा। नंबर 12 आकलन असेस। अनुसंधान करना, जांचना। आकलन के दौरान हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह काल्पनिक व अव्यावहारिक ना हो। नंबर 13 औचित्य जस्टिफाई। यह शब्द उचित से बना है। इसमें दिए गए कथन को सही सिद्ध करना होता है, पर्याप्त उदाहरणों एवं साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना होता है। यहां आपको अपने मत का उपयोग करना चाहिए। यदि आप असहमत हैं तो कारण लिखना बेहतर होगा। नंबर 14 तुलना कीजिए कंपेयर। तुलना में दोनों के बीच समानता और भेद दोनों को स्पष्ट करें। नंबर 15 सोदाहरण व्याख्या इलस्ट्रेट। उदाहरण सहित व्याख्या करना। यह उदाहरण तथ्य, आंकड़े, घटनाएं, चित्र आदि कुछ भी हो सकते हैं। नंबर 16 वर्णन कीजिए डिस्क्राइब। इसमें विस्तार के साथ चित्रण किया जाता है। जो जैसा भी है उसे उसी तरह से रख दिया जाता है। इसी के समानांतर एक शब्द है चित्रण कीजिए। इसके अंदर पूछे गए इस तथ्य की जानकारी चित्र सहित देनी होती है। नंबर 17 परिचय दीजिए आइडेंटिफाई। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी ज्ञात जानकारी है उसे लिखना ताकि उसकी पहचान स्पष्ट हो सके। नंबर 18 विशेषताएं फीचर्स। इसके अंतर्गत किसी भी तथ्य से जुड़ी सारी बातें नहीं लिखी जाती, केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं। इसमें भी प्राथमिकता उनको दी जाती है जो विलक्षण है, अद्भुत है। किसी की खासियत या विशेषता बताना। नंबर 19 परिभाषित कीजिए डिफाइन। यहां परिभाषा देकर थोड़ी सी व्याख्या भी करें ताकि मूल विचार का अर्थ स्पष्ट हो सके। इसे एक लघु लेख भी कह सकते हैं।